Hello guys, welcome back to your own channel Physics Nagri by सुधांशु यादव। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी मोशन के बारे में कि मोशन बेसिकली क्या होता है, और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी कि दूरी या विस्थापन क्या होता है, और हमने बात की थी स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। कुछ राशियों के पास डायरेक्शंस होती हैं, कुछों के पास डायरेक्शंस नहीं होती है। ओके, तो आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं एक समान गति। ओके, यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं असमान गति। इसको हम बोलते हैं असमान गति। ओके गाइस, तो हिंदी में यूनिफॉर्म को एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म को हम असमान गति बोलते हैं। अब देखिए बेसिकली ये क्या होता है एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन। देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन देखिए गाइस क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु जब एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को जब तय करती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये क्या होगा कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय में निश्चित दूरी को अगर कोई तय करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे कि इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे गई है। ओके, और हमने इस स्लॉट को कुछ हिस्सों में बांट दिया इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे एक स्लॉट की जो लेंथ है वो मान लीजिए टू मिनट की है। ये 2 मिनट का स्लॉट है, ये 2 मिनट का स्लॉट है, और ये 2 मिनट का स्लॉट है। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं और रैंडम पॉइंट्स ले लेता हूँ सी डी ई। ओके गाइस, तो देखिए सी से डी तक समय कितना लगा, 2 मिनट्स, और मान लीजिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट 3 मीटर्स। सी से डी तक का जो डिस्टेंस है दिस इज अगेन 3 मीटर, दिस इज अगेन 3 मीटर, एंड दिस इज अगेन 3 मीटर। सो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3 3 6 एंड 6 12। ये टोटल डिस्टेंस हो गया 12 मीटर, और यहाँ पे समय अगर आप देखें तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, दैट इज कॉल्ड दी 8 मिनट्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे टोटल जर्नी क्या है कि 8 मिनट्स के अंदर किसी ऑब्जेक्ट ने 12 मीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, अच्छा ये तो हो गई टोटल की बात। अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट के देखूं तो आपको क्या समझ में आता है, इसका समझ में आता है कि देखिए हर एक 2 मिनट के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो कितना हुआ है, 3 मीटर। यानी कि सीडी के लिए समय लगा 2 मिनट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 3 मीटर। फिर जब हम कोई डी से ई की तरफ गए तो फिर समय लगा मेरे 2 मिनट्स, एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो अगेन 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, एंड सो ऑन 2 मीटर एंड 2 मिनट्स एंड 3 मीटर्स। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हर केस में जो समय है वो 2 मीटर ही लगा है, और डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर ही है। यानी कि ये किस टाइप का एक मोशन है, इस मोशन के बारे में हम बात कर रहे थे भाई, यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है जहां पे इक्वल समय 2 2 मिनट का, और हर 2 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर 3 3 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल हो गया है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट दी यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइज, तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली क्या होता है, दैट इज व्हेन अ ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time, ओके गाइज, अब देखिए इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है दैट इज इन बिटवीन दी, दिस यू कैन कॉल इट एज अ टाइम एंड दिस यू कैन कॉल इट एज अ डिस्टेंस। ओके, एंड यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है बेसिकली वो ग्राफ होता है हमारा लीनियर ग्राफ, लाइक दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज लीनियर ग्राफ, या इसको आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ, लीनियर ग्राफ या फिर यूनिफॉर्म ग्राफ।
ओके गाइस, अब देखिए बेसिकली इस यूनिफॉर्म मोशन को ये लीनियर ग्राफ में डिनोट करने का क्या पर्पस था, क्यों ऐसा किया जाता है। देखिए अगर आप यहां से टाइम स्लॉट को अगर आप यहां से बढ़ाते हैं इस तरीके से, और यहां से अगर आप डिस्टेंस स्लॉट को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और तो अगर आप किसी भी दो पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं, मान लीजिए इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, तो सब आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली जितना आप टाइम के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं उतना ही जो है आपका डिस्टेंस के अंदर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी, तो दैट इज कॉल्ड अवर यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ मोशन की। देखिए सेकंड टाइप ऑफ मोशन हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड दी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति, दैट इज कॉल्ड असमान गति। तो अब देखिए गाइस इसके अंदर क्या होता है, असमान गति को जब हम डिफाइन करने जाते हैं तो असमान गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट जब वो एक इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि कोई वस्तु जब एक निश्चित समय के अंदर एक अनिश्चित दूरी तय करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगेन कोई वस्तु जो है वो पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी के ऊपर जो है वो यहाँ तक पहुंचती है। इसको अगेन हमने कुछ स्लॉट्स के अंदर बांट दिया, लेट्स सपोज दिस इज सी, दिस इज डी। यहाँ पे देखिए जो समय का अंतराल है उसको मैं 2 मिनट ही रखता हूँ, दिस इज 2 मिनट्स एंड 2 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे ए से सी तक की जो दूरी थी उसको आप मान लीजिए 5 मीटर्स, सी से डी तक की जो दूरी थी उसको आप मान लीजिए 7 मीटर्स, और इसको आप मान लीजिए अगेन 3 मीटर्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें गौर से, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, देखिए फ्रॉम ए टू सी जो समय लगा वो लगा 2 मिनट्स, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 5 मीटर। सी से डी की अगर आप बात करें तो फिर देखिए समय यहाँ पे कितना लगा 2 मिनट लगा, लेकिन दूरी देखिए कितनी तय हो गई, 7 मीटर दूरी तय हो गई। नेक्स्ट केस में यानी कि डी से बी तक जब हम गए तो समय कितना लगा 2 मिनट समय लगा, लेकिन दूरी कितनी तय हुई 3 मीटर तय हुई। तो टोटल समय यहाँ पे कितना लग गया 6 मिनट, और ऊपर टोटल दूरी कितनी दूर हुई 7 5 12 और 3 15 मीटर की दूरी तय हुई। तो यहां आप देख सकते हैं कि हर एक देखिए यहाँ पे हर 2-2 मिनट के लिए जो तय की गई जो दूरी है वो क्या है, वो हर बार अलग अलग है। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इसको हम बोल देते हैं असमान गति। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ बॉडी travels unequal distance in equal interval of time, ओके गाइस। यानी कि एक निश्चित समय के अंदर अगर एक अनिश्चित दूरी तय की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति। अब देखिए असमान गति को बनाने के लिए भी हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये ग्राफ क्या है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस के बीच का एक ग्राफ है। देखिए यहां पे जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ओके गाइस। और इस ग्राफ का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड दी कर्व्ड ग्राफ, या इसको आप बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। इसको आप क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ क्यों बना, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने टाइम बढ़ाया इतना, तो डिस्टेंस देखिए इतना यहाँ पे है, ट्रेवल कर रहा है। आपने टाइम को और इंक्रीज किया, देखिए तब भी डिस्टेंस जो है यहीं पे है, यानी कि टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जब आपने टाइम को किया तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आपने टाइम को किया तो डिस्टेंस देखिए यहाँ चला गया, और यहाँ पे जब आपने टाइम को किया तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे चला गया। यानी कि समय देखिए आप इक्वल इंटरवल में इंक्रीज करें, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ही अनइक्वल अमाउंट में चेंज कर रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है। तो इस तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं कर्व्ड ग्राफ, और इस ग्राफ की हेल्प से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को है जो वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा आपका 2 टाइप्स का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन जिसके अंदर आपने देखा लीनियर ग्राफ होता है या यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। दूसरा आपने देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति, जिसके अंदर कर्व्ड ग्राफ होता है, यानी कि इसको आप नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ भी बोल सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक, दैट इज कॉल्ड दी स्पीड। स्पीड को देखिए हम हिंदी में चाल भी बोलते हैं। स्पीड को हम क्या बोलते हैं,
चाल भी बोलते हैं। अब देखिएगा स्पीड क्या होता है। स्पीड बेसिकली होता है कि कोई सी वस्तु कितनी तेज चल रही है या कितनी धीरे चल रही है, उसको नापने के लिए हम जो जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड चाल या स्पीड। तो बेसिकली देखिए चाल क्या होती है ना। चाल या स्पीड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये क्या होती है, इसको नापने का क्या तरीका है। देखिए कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करती है कितने समय में, उसको हम बोलते हैं चाल। यानी कि अगर कोई वस्तु अगर बहुत ज्यादा दूरी तय करती है बहुत कम समय में, तो आप क्या बोलेंगे, उसकी चाल या उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा तेज है कि नहीं है। अगर कोई वस्तु अगर बहुत कम दूरी जो है वो तय करती है और समय जो है वो बहुत सारा लेती है, तो उसके आप क्या बोलेंगे, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। यानी कि चाल या स्पीड जो होती है ये बेसिकली क्या होती है, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी कि किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बटे समय। अगर आप दूरी को अगर आप समय से भाग देते हैं तो क्या निकल कर आता है, निकल कर आता है आपका चाल। तो यहां से देखिए स्पीड का फॉर्मूला निकल कर आता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं चाल इज इक्वल टू होती है हमारी दूरी बटे समय। क्या होती है, दूरी बटे समय। अच्छा, अब देखिए गाइस इसको निकालने के लिए हम यहां पे इसकी हम यूनिट भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट को हम बोलते हैं हिंदी में मात्रक। यूनिट को हम बोलते हैं हिंदी में मात्रक। अब देखिए दूरी को अगर आप नापेंगे तो दूरी को आप किस में नापेंगे, या डिस्टेंस को किस में आप नापेंगे, इसको आप नापेंगे मीटर के अंदर, और समय को आप किस में नापेंगे, सेकंड के अंदर नापेंगे। तो देखिए मीटर बाई सेकंड जो हो गया वो क्या हो गया, दैट इज ओनली कॉल्ड दी यूनिट, यानी कि मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गई चाल के बारे में पहली चीज। चाल के बारे में जो दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि मेरा जो चाल होता है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। चाल क्या होता है, मेरा स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि ये क्या होती है, ये मेरी दिशा रहित राशि होती है। दिशा रहित राशि होती है, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, अदिश राशि होती है ये, जिसके पास दिशा ना हो। स्पीड के पास कोई डायरेक्शंस नहीं होती गाइस। ठीक है, ये डायरेक्शन लेस होती है। इसको आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि ये किस दिशा में चल रही है। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी भी बाइक को जब आप खरीदने जाते हैं तो अब आप उसकी टॉप स्पीड की बात करेंगे ना, कि कितनी तेज चलती है। तो जब आप टॉप स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि टॉप स्पीड अगर किसी गाड़ी की अगर 200 किलोमीटर पर आवर है तो वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, चाहे आप नॉर्थ ले जाए, वेस्ट ले जाए, साउथ ले जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की टॉप स्पीड वो आप पूछेंगे कि भाई ये किस डायरेक्शन में चलेगी 200 किलोमीटर पर आवर पे, तो इसका आंसर तो वो दे नहीं पाएगा ना। आपको बोलेगा आप कहीं भी ले जाइए सर ये उस स्पीड से चलेगी, है ना। तो स्पीड जो है बेसिकली वो एक अदिश राशि होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है गाइस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी चीज यहाँ पे समझ में आती है। देखिए तो आपने चाल यहाँ पे पढ़ लिया। दूसरा एक फिनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड दी एवरेज स्पीड। दैट इज कॉल्ड दी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, दैट इज कॉल्ड दी औसत चाल। इसको हम क्या बोलते हैं, औसत चाल। तो देखिए गाइस औसत चाल बेसिकली क्या होता है, औसत चाल होता है जब मैं अपनी पूरी जर्नी की बात करता हूं, जब मैं अपने पूरे रास्ते की बात करता हूं। मान लीजिए कि आप एक जगह से चल के किसी दूसरी जगह पे गए हैं और वहां पे जाने में आपको 5 घंटे का समय लगा है और आपने 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की है। इसका मतलब क्या है कि आपने पूरे रास्ते एक समान गति से दूरी तय की है। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कहीं पे बीच में रुके भी होंगे, कहीं पे आप बहुत तेज भी चले होंगे, कहीं पे आप बहुत धीरे भी चले होंगे, है कि नहीं है। तो इस केस में हम चाल कैसे बताएंगे किसी को कि भाई हमारी कुल चाल जो थी वो क्या थी। तो कुल चाल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि इसका मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि आप कहीं से कहीं तक जाएं, आप कहीं पे रुके, कहीं पे चले, उससे कोई मतलब नहीं है एवरेज स्पीड को और औसत चाल को। आपने जितना टोटल चला और आपको टोटल जितना समय लगा, अगर आपने उसको उससे भाग दे दिया तो आपके पास जो है वो एवरेज स्पीड जो है वो निकल कर आ जाएगी।
ओके गाइज, अब हम बात करते हैं अपनी, हमने स्पीड की बात की, हमने एवरेज स्पीड की बात की, अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। हम अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। देखिए गाइज, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा, वही यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, समान। स्पीड का मतलब होता है गति, समान गति। अब देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, अभी हमने पीछे डिफाइन किया था यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, ये एक समान, समान का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी को जो है वो तय करे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं तो यूनिफॉर्म स्पीड भी सेम क्या होगा कि कोई वस्तु जब निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और इस यूनिफॉर्म स्पीड का भी जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, टाइम और डिस्टेंस के बीच में इसका ग्राफ भी जो होगा वो लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपसे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपसे ये पूछा जाए कि यूनिफॉर्म स्पीड कितनी होती है, या आपसे पूछा जाए भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होता है, या आपसे पूछा जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी होती है, तो हर केस में जहां पे भी यूनिफॉर्म वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वहां पे आप एक चीज याद रखें कि जो ग्राफ है वो ऐसा ही बनेगा। किसी भी वर्ड के पीछे अगर यूनिफॉर्म वर्ड आ जाए तो अप्रोक्सीमेटली जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही बनता है। दिस इज द ओनली यूनिफॉर्म ग्राफ, जिसको आपने एक और नाम दिया था। क्या नाम दिया था आपने इसको, लीनियर ग्राफ। इसको आपने क्या नाम दिया था, लीनियर ग्राफ। ओके गाइज, अब हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की, स्पीड के बेसिस पे एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं अभी हिंदी में यहाँ करता हूँ, आप इसको इंग्लिश वाले भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर दर प्रति घंटे में करें यदि वह वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में पूरा करती है। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे जो दूरी थी वो कितनी है, दूरी है यहाँ पे 40 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, और इन्होंने बोला है कि जो समय लगा है वो कितना लगा है, जो समय लगा है, जो टाइम लगा है वो लगा है 5 घंटे, यानी कि 5 आवर। आपको बतानी है इसकी चाल, इसकी चाल बतानी है आपको किस किस के अंदर, चाल आपको बतानी है दो मात्रक के अंदर, एक आपको बतानी है मीटर प्रति सेकंड और एक आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। आपको पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूरी कितनी है, दूरी है यहाँ पे 40 किलोमीटर और समय कितना है इसका 5 आवर। इसको अगर आप काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको किलोमीटर दर प्रति घंटे की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि दूसरे पार्ट के अंदर आपको सेम चाल निकालनी है, लेकिन आपको निकालनी है मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए गाइज, यहाँ पे भी फॉर्मूला जो है वो सेम लगेगा, दूरी बट्टे समय। तो दूरी आपको पता कितनी है 40 किलोमीटर और समय कितना है 5। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड की बात की तो आपको इस किलोमीटर को भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, यस और नो। इसको मीटर में बदलने के लिए आप इसको क्या करेंगे, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 5 घंटे है, इसको आपको सेकंड में बदलना है। तो आपको पता है, आपको जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करके लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.22 मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसको कर सकते हैं, आप इसको निकाल के देखिएगा। 2.22 मीटर पर सेकंड ही जो है इसका आंसर आएगा। ओके गाइज, तो ये तो हमारी बात हो गई स्पीड की, जिसके अंदर हमने बात की भाई स्पीड क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके और भी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर होंगे, तो आप वहां से और क्वेश्चंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वेलोसिटी। अब देखिए, वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को हम हिंदी में वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं वेलोसिटी को हम हिंदी में, इसको हम बोलते हैं हिंदी में वेग। अब देखिए बेटा, वेग जो होता है वो क्या होता है। देखिए, वेग और चाल के अंदर ना बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि वेलोसिटी और स्पीड के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बहुत छोटा सा होता है। दोनों का फॉर्मूला भी लगभग सेम है, दोनों की यूनिट्स जो है वो भी लगभग सेम है, मात्रक जो है वो भी सेम है। तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है। जब मैं स्पीड की बात करता हूं ना, तो स्पीड के लिए मैंने बोला था कि स्पीड के पास डायरेक्शंस नहीं होती, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, लेकिन जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी
के अंदर एक दिशा होती है, उसके अंदर एक डायरेक्शंस होती है। तो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर मात्र इतना सा डिफरेंस है कि स्पीड के अंदर वेलोसिटी नहीं होती, सॉरी, स्पीड के अंदर जो है वो डायरेक्शंस नहीं होती और वेलोसिटी के अंदर जो है वो डायरेक्शंस होती हैं। तो देखिए वेलोसिटी यानी कि वेग, अगर मैं वेलोसिटी यानी कि वेग की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होता है, ये भी होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम यानी कि किसी भी समय के अंदर कितनी दूरी तय की गई उसको मैं वेलोसिटी कहता हूं। और अगर आपको याद हो मैंने स्पीड के लिए भी यही बोला था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। लेकिन इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है, इस डिस्टेंस ट्रेवल के पास एक यूनिक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन यानी कि दिशा। ठीक है, डायरेक्शन जो है यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बात करता है कि आपसे मैं यहां से वहां गया, ठीक है, और कोई व्यक्ति आपसे बात करता है कि मैं सिर्फ 10 किलोमीटर गया, है ना। तो अगर वो बात करता है कि मैं सिर्फ 10 किलोमीटर चला हूं, तो वो उसने आपको ये नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला है। और अगर कोई आपसे ये बोलता है कि मैं फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ को गया हूं 10 किलोमीटर चल के, यानी कि उसने आपको एक डायरेक्शन भी बता दी कि ये फरीदाबाद इसका जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से उसने चलना शुरू किया, और जो दिल्ली है वो उसका लास्ट पॉइंट है जहां पे उसने चलना बंद कर दिया। ओके गाइस, तो यहां पे सिर्फ इतना सा फर्क है। किसका फर्क है? ये डिस्टेंस का फर्क। और आपको पता है डिस्टेंस के पास जब डायरेक्शन आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, हमने सबसे पहली क्लास के अंदर पढ़ा था, हमने बोला था डिस्टेंस के पास जब डायरेक्शन आ जाती है तो इसको हमने एक नया नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने क्या नाम दिया था? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन। इसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो जो फॉर्मूला स्पीड का था उसके अंदर बस हल्का सा चेंज होगा, वो क्या होगा? दैट इज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और अगर आप इसकी हिंदी में बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समय। क्या हो जाएगा ये? विस्थापन बटे समय। देखिए इसकी अगर आप मात्रक की बात करें, इसकी अगर आप मात्रक या इसकी अगर आप यूनिट की बात करें तो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए डिस्प्लेसमेंट को भी आप मीटर में नाप सकते हैं, समय को आप सेकंड में नाप सकते हैं, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड ही होगा। तो देखिए यहाँ पे भी मीटर प्रति सेकंड था, और देखिए स्पीड के अंदर भी जो था वो क्या था? वो मीटर प्रति सेकंड ही था, है ना। इधर आप देखिए यूनिट को, इसका जो यूनिट था वो भी यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड था, और यहाँ पे भी जो है वो मीटर प्रति सेकंड ही है। ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये तो पहली चीज थी इसकी। अब दूसरी चीज की हम बात करते हैं कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शंस होती है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? दिस इज नथिंग बट दी वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगी? मेरी वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है? ये हमारी सदिश राशि है, यानी कि ये दिशा के साथ की बात करता है। यहाँ पे डायरेक्शंस भी है। ठीक है भाई गाइस। अब देखिए जैसे हमने स्पीड के अंदर बात की थी कि भाई एक औसत स्पीड भी होती है, उसी तरीके से एक औसत वेलोसिटी भी होती है। क्या होता है? एक औसत वेग भी होता है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? हमने बोला था कुल दूरी बटे कुल समय को हमने क्या बोला था? एवरेज स्पीड होता है। तो इस पे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसको हम यहाँ पे बोलेंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, यानी कि इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपको पता चला कि भाई औसत वेग क्या होता है, और आपको इसके मात्रक के बारे में पता चला। अब देखिए औसत वेग को निकालने का या एवरेज वेलोसिटी को निकालने का यहां पे एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? देखिए जब कोई वस्तु मान लीजिए यहां से चला है और वो चल के मान लीजिए इस बिंदु यहां तक गया है, मान लीजिए इस बिंदु को ए और इस बिंदु को आप मान लीजिए बी, तो देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, ये इनिशियल पॉइंट है ना। तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है उसको मैं डिनोट करता हूं यू से, है ना। और इस यू को मैं क्या बोलता हूं? दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी। इसको मैं क्या बोलता हूं? इनिशियल वेलोसिटी। और इस इनिशियल वेलोसिटी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रारंभिक वेग। अगर मैं बात करूं देखिए बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट फाइनल पॉइंट है। तो यहां की जो वेलोसिटी होगी उसको मैं वी से डिनोट करता हूं, और इसको मैं क्या बोलता हूं?
इसको मैं बोलता हूँ फाइनल वेलोसिटी। इसको मैं क्या बोलता हूँ? फाइनल वेलोसिटी। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी को निकालने का एक और तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u को और फाइनल वेलोसिटी v को अगर आप जोड़ दें और अगर आप उसको 2 से भाग दे दें, तब भी आपके पास जो है वो एवरेज स्पीड यानी कि औसत वेग जो है वो निकल आएगा। ठीक है गाइस, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस बी बाई 2, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का सम अगर आप 2 से भाग दे दें तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? ये आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। ओके गाइस, तो देखिए यहां पे अब बात आती है कि भाई देखिए कि वेलोसिटी जो है वो सदिश राशि तो है, लेकिन क्यों सदिश राशि है? इसके पीछे क्या रीजन है सदिश राशि होने का? तो देखिए, स्पीड के अंदर दूरी थी, वो एक अदिश राशि थी। स्पीड के अंदर समय था, वो भी एक अदिश राशि थी। तो दोनों अदिश राशि थी, तो उससे मिलने वाली जो तीसरी राशि है वो भी क्या होगी? वो भी अदिश होगी। लेकिन अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो देखिए, वेलोसिटी के अंदर क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जो क्या है? एक सदिश राशि है। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक सदिश राशि है। और समय क्या है? एक अदिश राशि है। तो देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर एक सदिश राशि हो गई और एक अदिश राशि हो गई। तो अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर एक सदिश राशि है तो उसकी जो सामने वाली क्वांटिटी होती है वो हमेशा ही सदिश राशि ही होती है। ठीक है गाइस, कि दो फॉर्मूले के अंदर अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है तो सामने वाली क्वांटिटी भी होगी, वो भी वेक्टर ही कहलाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक न्यूमेरिकल निकाल के देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यानी कि समय दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना? 1 घंटा दे रखा है। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरा बोल रखा है कि 40 किलोमीटर की दूरी, कुछ कोई दूसरी 40 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करता है 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में, यानी कि एक दूसरा एक और घंटा उसने लिया, 40 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दूरी अंतिम के 1 घंटे में तय करता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? इस बारे में वो हम मुझसे पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन ऐसा है कि यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम के 1 घंटे में पूरी करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? ओके गाइज, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसको एज ए होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, और आप इस होमवर्क को मुझे करके बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर निकाल के आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर इसका क्या आंसर है। ठीक है, और ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सच में पढ़ रहे हैं और आप क्वेश्चंस निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। एक बार आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके गाइज, तो इस क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में, कि त्वरण क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, इसको देखें, और जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ कोशिश करें कि उसको आप नोटबुक पे लिखें, ताकि आपके पास एक नोटबुक पे एक नोट्स टाइप से तैयार हो जाए जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। सो तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें अपना, सुरक्षित रहें, खुश रहें और समय निकाल के पढ़ते रहें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।